बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूँ वो है ब्रोंकाइटिस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, इसकी मेन कॉजेज़ कौन कौन सी है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा मैं कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताऊंगा कि जिसको अगर आप यूज़ कर लें तो आप ब्रोंकाइटिस से काफ़ी हद तक बच जाएंगे और अगर आपको ब्रोंकाइटिस का इशू है तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूं ब्रोंकाइटिस से। ब्रोंकाइटिस हमारे पास एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन या सोजिश कॉज हो जाती है। अगर लंग्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे पास माउथ के बाद हमारे पास फेरेंक्स, लेरेंक्स, उसके बाद हमारा विंड पाइप ट्रैकिया जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होके ब्रोंकस में चला जाता है और ब्रोंकस आगे डिवाइड होते होते ब्रोंक्यूल्स और फिर ये एल्विलाई तक हमारे पास स्ट्रक्चर जाता है। किसी भी एलर्जन या पैथोलॉजी की वजह से या किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर इन ट्यूब्स जो है हमारे पास या ट्यूब्यूल्स जो है हमारे पास इसके ल्यूमिन के अंदर या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाए, सोजिश कॉज हो जाए, तो ये हमारे पास ब्रोंकाइटिस कॉज कर देता है। हमारे पास एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। और अगर इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा साइन एंड सिम्टम जिसका पेशेंट के अंदर देखा जाता है वो हमारे पास कफ है। और कफ भी हमारे पास परसिस्टेंट कफ होती है, यानी पेशेंट को मुसलसल कफ के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इसके अंदर म्यूकस यानी कि स्पूटम जो है वो जनरेट हो रहा होता है। और अगर स्पूटम के कलर की बात की जाए तो वो हमारे पास बहुत रेयर केसेस के अंदर वाइट वाटरी कलर का, लेकिन क्रॉनिक कंडीशन के अंदर जाके ये इसका जो कलर है हमारे पास ये येलो से ग्रे कलर का या हमारे पास ग्रीनिश कलर का हमारे पास देखा जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता है। उसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको पोस्ट नेजल ड्रिप का इशू है, यानी कि हलक के अंदर उसको कीड़ा गिरता है। उसके अलावा पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन होती है और मोस्ट प्रोबेबली जो है पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि जब भी वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्सर्शन करता है तो उसका सांस फूल जाता है। उसके अलावा उसको चेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होती है, यानी चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील होती है। इस तरह फील होता है कि जिस तरह छाती को किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ है। उसके अलावा उसको जनरल फैटीग होती है हमारे पास और मैलेज, पूरी जिस्म के अंदर थकावट महसूस होती है। और उसके अलावा अगर एक सिम्टम जो मोस्ट प्रोमिनेंट इसके अंदर ब्रोंकाइटिस के केस के अंदर देखा जाता है, पेशेंट की जो ज़ुबान है वो बहुत ज़्यादा मैली होती है या उसका जो कलर है उसके वो थोड़ा येलोइश कलर हो जाता है, या अक्सर देखते हैं ज़ुबान के ऊपर एक पीले रंग की तह आ जाती है। तो ये हमारे पास एक प्रोमिनेंट जो है हमारे पास ब्रोंकाइटिस का सिम्टम है। उसके अलावा पेशेंट जब भी सांस लेता है तो जो उसके नॉस्ट्रल्स होते हैं वो फूलते हैं और सुकड़ते हैं। तो ये भी एक सिम्टम पेशेंट के अंदर देखा जाता है। उसके अंदर अगर लिप्स के कलर की बात की जाए तो अक्सर केसेस के अंदर देखा गया है कि लिप्स का जो कलर है वो पेशेंट का येलो हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो गई है किसी किस्म की और तो उसको फीवर हो सकता है। और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हाई ग्रेड फीवर भी इसके सिम्टम्स के अंदर आ सकता है, जिसके अंदर पेशेंट का टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से एक्सीड कर जाता है। और उसके अलावा पेशेंट को एक सिम्टम आता है कि उसके गले के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राश उसको फ़ील होती है। और अगर पेशेंट को गले के अंदर ख़राश है तो ये हमारे पास शो करता है कि पेशेंट को कोई अपर रेस्पिरेटरी कंडीशन या डिजीज़ भी उसको साथ में है ब्रोंकाइटिस के साथ। ब्रोंकाइटिस की अगर मेन कॉजेज की बात की जाए तो मोस्ट कॉमनली 90% केसेस के अंदर देखा गया है कि इसकी कॉज हमारे पास कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन होती है। और इन वायरल इन्फेक्शन के अंदर जो वायरस हमारे पास ब्रोंकाइटिस कॉज करता है वो मोस्ट कॉमनली वो सेम वायरस होता है जो कि हमारे पास कॉमन कोल्ड या फ्लू कॉज करता है, जिसके अंदर हमारे पास राइनो वायरसेस, एडिनो वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस वगैरह आ जाते हैं। इनकी ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। अगर ब्रोंकाइटिस की लेस कॉमन कॉज देखी जाए जो कि 10% अगर इसकी प्रेवलेंस हमारे पास होती है तो इसके अंदर हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई भी कॉज हो सकती है, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी माइकोप्लाज्मा निमोनिया वगैरह बैक्टीरिया इनको कॉज कर सकते हैं। लेकिन ये लेस कॉमन होते हैं, हमारे पास ज़्यादातर केसेस के अंदर हमारे पास कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन होती है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पेशेंट को कॉज हो रही है तो वो मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि वो एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन हमारे पास कॉज होती है, या क्रॉनिक केसेस के अंदर जाके बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पेशेंट को साथ में शुरू हो जाती है। उसके अलावा पेशेंट को किसी किस्म के इन्वायरमेंटल इरिटेंट के साथ भी ब्रोंकाइटिस कॉज हो सकता है, जिस तरह स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। उसके अलावा पेशेंट को अगर किसी किस्म की एलर्जी है तो जब भी पेशेंट इन एलर्जन के साथ एक्सपोजर में आएगा तो उसको ब्रोंकाइटिस कॉज हो जाएगा।
जिस तरह आपने देखा है अक्सर लोगों को गंदम की कटाई के अंदर जो है सांस का इशू हो जाता है, उनको खांसी हो जाती है, चेस्ट कंजेशन का इशू हो जाता है। तो इसके अंदर इशू ये होता है कि उनको पोलन के साथ एलर्जी होती है। जब भी वो इन एनवायरमेंटल या एलर्जन के साथ एक्सपोजर इनका होगा पेशेंट का, तो उनका जो एलर्जी है वो ट्रिगर हो जाएगी और उनको ब्रोंकाइटिस कॉज हो जाएगा। या कुछ पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के खानों से एलर्जी होती है, ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। इन केसेस के अंदर भी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस कॉज हो सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक भी इसकी एक मेन कॉज होती है हमारे पास। या एक और रेयर इसकी कंडीशन होती है जिसके अंदर गर्ड जो है हमारे पास, जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या सिंड्रोम कह देते हैं, इस वजह से भी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस कॉज हो सकता है। पेशेंट को अक्सर आपने देखा है खट्टे डकार वगैरह जब भी आते हैं, गर्ड का इश्यू होता है, तो वो जो रिफ्लक्स होता है हमारे पास, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, वो हमारे जो है थ्रोट को वो इरिटेट करता है, जिसकी वजह से कुछ जो मटेरियल है वो हमारे पास ये ट्रकिया के अंदर जाके लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है और इससे हमारे पास ब्रोंकाइटिस कॉज हो जाता है। उसके अलावा अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक है, किसी किस्म की खुदा ना खास्ता एड्स या ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस या एचआईवी का इशू है पेशेंट को, तो इस केस के अंदर भी हमारे पास इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। जब भी पेशेंट किसी भी किस्म के एक्सपोजर में जाएगा, एलर्जन एक्सपोजर के अंदर जाएगा या इन्वायरमेंटल कोई भी इरिटेंट के अंदर उसको फॉल करेगा, तो उस केस के अंदर भी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस बहुत तेज़ी के साथ कॉज हो जाएगा और उसमें पेशेंट की जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। ब्रोंकाइटिस की अगर मेन डायग्नोसिस की बात की जाए, तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम कुछ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके अंदर हम लंग्स की ऑस्कल्टेशन वगैरह करके आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको उसके लंग्स के उसकी किस कंडीशन के अंदर है और उसको ब्रोंकाइटिस का इशू है या नहीं। उसके अलावा हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, बहुत ज़्यादा अरसे से उसको जो है चेस्ट कंजेशन का इशू है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर हम पेशेंट का स्पूटम टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर पेशेंट के बलगम का एक सैंपल लेके या स्पूटम का सैंपल लेके हम लैब के अंदर टेस्ट करते हैं और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास बैक्टीरियल कॉज है या कोई वायरल इन्फेक्शन है हमारे पास। तो फिर उसको हम उस अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं कि हमने इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है या दूसरे प्रोसीजर्स या मेडिकेशन यूज़ करनी है। उसके अलावा पेशेंट के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम कर सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टेस्ट हमारे पास आ जाती हैं, स्पायरोमेट्री वगैरह। इससे हम चेक करते हैं कि पेशेंट का ब्रोंकाइटिस जो है वो कितना स्वेयर है, उसकी डिग्री ऑफ स्वेरिटी कितनी है हमारे पास। उसके अलावा अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है साथ में काफ़ी ज़्यादा, उसको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि उसको किसी किस्म की इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। उसके ईएसआर, डब्ल्यूबीसीज वगैरह लेवल चेक करके कि उसको इन्फेक्शन वगैरह तो किसी किस्म की नहीं है। कि अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो सबसे अच्छा इसका ट्रीटमेंट हमारे पास कुछ होम रेमेडीज़ या कुछ घरेलू टोटके हैं, जिसको यूज़ करके आप बगैर किसी मेडिसिन के इसको ठीक कर सकते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते का आपको टाइम लगेगा और ब्रोंकाइटिस का इशू आपका ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर एक वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। तो अभी आपको सिर्फ होम्योपैथिक इसका ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसके अंदर आपने पेशेंट को करना ये है कि सबसे पहले आपने पेशेंट को निबुलाइज़ करना है। निबुलाइज़ हम कहते हैं भाप लेने को। इसके अंदर आपने आधा लीटर पानी लेना है और आपने यूकलिप्टस मदर टिंचर के आपने 25 ड्रॉप्स आपने उस पानी के अंदर डाल देने हैं और आपने उसको नेबुलाइज़र के थ्रू भाप ले लें, या आप आम पतीले के ऊपर पानी गर्म करके भी आप भाप ले सकते हैं। अगर आपके पास यूकलिप्टस मदर टिंचर अवेलेबल नहीं है, तो आप 15 ड्रॉप्स यूकलिप्टस ऑयल के उस पानी के अंदर यूज़ करके भाप ले सकते हैं। इससे आपका इंशाल्लाह नेज़ल कंजेशन का इशू काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा अब आपको जो रेमेडीज़ होम्योपैथिक बताने लगा हूँ, ये मैं थोड़े सिंगल रेमेडी के अकॉर्डिंग बताने लगा हूँ, तो थोड़ा-सा आपको कॉम्प्लेक्स फ़ील होगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। जौन-जौन से सिम्पटम्स आपके अंदर हैं, आप वो रेमेडी सेलेक्ट कर लें और आप और इसका यूज़ कर लें। अगर आपको ब्रोंकाइटिस का इशू हुआ है और अभी वो स्टार्ट ही है, यानी सिम्पटम्स अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो उस केस के अंदर आपने एकोनाइट 30 सीएच पोटेंसी का यूज़ करना है। इसके आपने 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। ये आपने तकरीबन 3 दिन तक इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने इसको स्टॉप कर देना है, एकोनाइट 30 सीएच पोटेंसी को। उसके अलावा पेशेंट को एक कंप्लेन होती है कि उसको छाती काफ़ी ज़्यादा जकड़ी हुई फ़ील हुई है। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन अगर किया जाए, तो उसके अंदर लंग की ऑस्कल्टेशन ख़ास तौर पे की जाए, तो उसके अंदर हमारे पास वीज़ल्स साउंड्स अगर हमारे पास आ रहे हैं, चेस्ट अगर खरखराहट की फ़ील हो रही है, तो उस केस के अंदर आपने एंटीमोनियम टार्ट 30 सीएच पोटेंसी का यूज़ करना है। इसके आपने 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं।
उसके अलावा इसका एक सिम्पटम ये भी होता है कि पेशेंट खांसी करता है लेकिन उसका जो बलगम या स्पूटम है वो खारिज नहीं हो पा रहा, वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो उस केस के अंदर भी आपने एंटीमोनियम टार्ट 30 CH पोटेंसी का यूज़ करना है। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये स्पूटम को काफ़ी तेज़ी के साथ डिसॉल्व कर देती है, यानी इसको पतला कर देती है, जिससे स्पूटम या बलगम निकलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। उसके अलावा अक्सर पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको खांसी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ उसको उल्टी आने को कर रही है, उल्टी आ भी रही है और उसके अंदर पेशेंट को बलगम या रेशा आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सिम्पटम होता है कि वो जो रेशा अंदर जकड़ा हुआ है वो उल्टी के थ्रू आना शुरू हो गया है। उसके अंदर पेशेंट की जो उल्टी का अगर वॉमिट का कलर है वो हमारे पास ग्रीनिश या येलोइश कलर होता है, ये बहुत अच्छा सिम्पटम होता है। लेकिन इसमें नौजिया के सिम्पटम काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस केस के अंदर आपने एपिकाक 30 CH पोटेंसी का यूज़ करना है। इसके आपने 4 ड्रॉप से 1 चम्मच पानी में दिन में 2 या 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। लेकिन जिस वक़्त आपको उल्टी आ रही हो तो आपने आधे घंटे के वक़्त से 3 या 4 डोज़ेज़ इसकी ले लेनी है, उसी से आपका इंशाल्लाह नौजिया का जो सिम्पटम्स हैं वो ठीक हो जाएँगे। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस के अंदर पेशेंट एक सिम्पटम कंप्लेन करता है जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वो ये करता है कि उसके शोल्डर्स के दरमियान चेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है, या हमारा ये जो रोम्बाइड्स का एरिया है पीछे बैक साइड के हमारे शोल्डर स्कैपुला के दरमियान में, इस इधर भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को पेन होती है खांसी के साथ। तो अगर ये पेशेंट का सिम्टम्स हैं और उसके अलावा पेशेंट को फीवर का इशू भी हो रहा है, बुखार भी है, तो उस केस के अंदर ब्रायूनिया 30 CH पोटेंसी का यूज़ करेंगे आप। इसके आपने 4 ड्रॉप से 1 चम्मच पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा अब पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब वो लेटता है तो उसकी खांसी बहुत ज़्यादा उखड़ जाती है। लेटने से बहुत ज़्यादा खांसी होनी शुरू हो जाती है। जब वो बैठता है उठ के और या फिर खड़ा हो जाता है तो वो खांसी के सिम्पटम्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ख़ास तौर पे रात के वक़्त जब पेशेंट लेटता है तो खांसी बहुत ज़्यादा आती है। तो उस केस के अंदर आप हायोसाइमस 30 CH पोटेंसी का यूज़ करेंगे। इसके आपने 4 ड्रॉप से 1 चम्मच पानी में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा अगर पेशेंट के स्पूटम या बलगम से काफ़ी ज़्यादा रेशे के साथ अगर स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उस केस के अंदर आप करियाज़ोटम 30 CH पोटेंसी का यूज़ करेंगे। इसके आप 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 2 या 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा अगर पेशेंट को बलगम के साथ काफ़ी ज़्यादा पस आ रही है और सिर्फ पस है, म्यूकस हमारे पास बहुत कम है, तो उस केस के अंदर आप हीपर सल्फर 200 CH पोटेंसी का यूज़ करेंगे। इसकी आपने 2 या 3 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में सिर्फ रात के वक़्त इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट अक्सर हमारे पास कंप्लेन करता है कि उसको ब्रोंकाइटिस के साथ निमोनिया वगैरह के सिम्पटम्स भी आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप फास्फोरस 30 CH पोटेंसी का यूज़ करेंगे। इसके भी आप 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेशेंट को अगर ये कंप्लेन आ रही है कि जब वो खाँसता है तो उसके यूरिन के कुछ 1 या 2 ड्रॉप्स जो है खाँसी के साथ वो निकल जाते हैं, तो उस केस के अंदर आप कास्टिकम 30 CH पोटेंसी का यूज़ करेंगे। ये कास्टिकम जो है इसका ये सिम्पटम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर ये सिम्पटम पेशेंट के पास आ रहा है और इस सिम्पटम के साथ खांसी है, तो इसके अंदर आप कास्टिकम 30 CH पोटेंसी का यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके आपने 4 ड्रॉप से 1 चम्मच पानी में दिन में 4 दफ़ा यूज़ करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको इसकी कुछ होम रेमेडीज़ बताऊँगा, कुछ घरेलू टोटके जो कि मैंने अपने ग्रैंडफ़ादर या ग्रैंड मदर वगैरह से सुने हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं ब्रोंकाइटिस को डील करने के लिए। तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।